वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी डॉट। आज हम टॉपिक लूसेंट के टॉपिक नंबर 9 देखेंगे। 8 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने लूसेंट में न्यू है, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो ये आपको हेल्पफुल होंगे। बुक लेके साथ में बैठ जाइए और जो मैं पॉइंट बताती हूँ इम्पॉर्टेंट और हाईलाइटेड, वो सब आप नोट करते जाइए। ठीक है, और अगर आप ऑलरेडी लूसेंट बहुत बार पढ़ चुके हैं तो कोई बात नहीं, ये आपका रिवीजन ही होगा। तो चलिए साथ में बुक निकाल के हम लोग पढ़ते हैं। भारतीय नागरिकता कौन से भाग में है? तो ये आपका भाग 2 में है। ठीक है, और अनुच्छेद इसका आर्टिकल अगर हम देखेंगे तो 5 से 11 है। ठीक है, आर्टिकल 5 से 11 भाग 2। ठीक है, चलिए, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है और ये कहाँ से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, यूएसए में आप जान लीजिए 2 है नागरिकता। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी के अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। देखिए, अगर किसी को नागरिकता प्राप्त करना है तो जो भारतीय नागरिकता अधिनियम के अनुसार ये दिया जाता है, तो ये कितने तरह से दिया जा सकता है? 5 तरह से। 5 तरह से ये नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति, पहला है जन्म के आधार पर। प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने, अर्थात कितना को संविधान लागू हुआ था हमारा? 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, ठीक है, भारत में हुआ हो, वह जन्म से भारत का नागरिक होगा। ठीक है, बाय बर्थ वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा आपका भारत का नागरिक। अपवाद यानी एक्सेप्शनल केस हर चीज़ में होता है, तो इसमें भी है कौन कौन? राजनयिकों के बच्चे और विदेशियों के बच्चे, ये आपका एक्सेप्शन केस में आ जाता है। नेक्स्ट है सेकंड, वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। अब इस सेकंड आपका किससे नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं? वंश परंपरा से। भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 ईस्वी के पश्चात जन्म लेने वाले व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसका जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो। ठीक है, वंश परंपरा मतलब एक होता है ना कि चलिए हम यहाँ, मेरा जन्म तो यहाँ पे नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ है, मेरे माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है, तो उसके आधार पर आपको नागरिकता मिल सकती है। ठीक है, भारत के बाहर या अन्य देश में 26 जनवरी 1950 ईस्वी के पश्चात जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि जन्म के समय उसके माता पिता, जब जन्म हुआ उस टाइम उसके माता पिता भारत के नागरिक है, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले का नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया है। माता के आधार पर यह है। देशीकरण यानी न्यूट्रलाइजेशन द्वारा नागरिकता। भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, ये क्या होता है, इसमें आप 11 साल आपको कंटिन्यू, 12 से पहले तो 12 महीने कंटिन्यू आपको रहना पड़ता है, और उससे पहले ये 12 महीने जो आप रहे यानी 1 साल, उससे पहले 11 साल, उससे पहले आपको 11 साल कंटिन्यू रहना पड़ता है। 10 ईयर्स रहता है और 1 साल इसमें ऐड कर दीजिए तो 11 हो जाता है, रहना पड़ता है आपको, तब आप देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। पंजीकरण द्वारा नागरिकता। पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन। निम्नलिखित वर्गों में से आने वाले लोग पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पूर्व भारत में रह रहे हो। जो आपका रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट होता है वो देने से पहले क्या होगा, आपका 6 माह पूर्व, 6 मंथ पहले भारत में रह रहे हो। वे भारतीय जो अविभाज्य भारत, अविभाज्य मतलब जब डिवाइड नहीं हुआ था, भारत पाकिस्तान आदि सब अलग नहीं हुआ था, से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हो। वे स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हों। ठीक है, जैसे अब बाहर की कोई लेडी है और वो भारतीयों से शादी कर लेती है, जैसे कि एनआरआई वगैरह से शादी करते, वैसे बाहर की लेडी कोई, लड़की कोई यहाँ के आदमी से शादी करती है, भारतीयों से शादी करती है, तो वो भविष्य में विवाह करेंगी या करेंगी, उनको भी नागरिकता मिल सकता है रजिस्ट्रेशन के थ्रू। भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे, राष्ट्रमंडल देशों के नागरिक, जो भी कॉमनवेल्थ के नागरिक हैं, जो भारत में रहते हो या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हो, आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपका ये फोर्थ आपका था पंजीकरण। रजिस्ट्रेशन के आपका देखिए, रजिस्ट्रेशन का ये सब टर्म्स कंडीशन है
कि आप इनमें से कोई एक आपका कंडीशन होना चाहिए फुलफिल। भूमि विस्तार द्वारा, यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र के निवास करने वाले व्यक्ति को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। जैसे मान लीजिए म्यांमार को हम लोग भारत में शामिल कर लिए, ठीक है, तो ये नया भूभाग है, भारत में शामिल हो गया, तो वहाँ के जो भी नागरिक होंगे वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, भारत में शामिल हो जाएंगे, ठीक है। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, इस अधिनियम के आधार पर भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में निम्न संशोधन किया गया। अब देखिए, ये तो अभी इसी का संशोधन का बात कर रहे हैं। अब भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो, ठीक है। संशोधन के बाद क्या किया गया कि माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है तो उसको नागरिकता प्राप्त दे दिया जाएगा, ठीक है। सेकंड है, जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, अब भारत में कम से कम 5 वर्ष तक रहना होगा। पहले क्या था आपका 6 माह था, लिखा हुआ था ना 6 माह, लेकिन अब क्या है, आपको कम से कम 5 साल रहना होगा यहाँ पे, ठीक है। देशीकरण यानी न्यूट्रलाइजेशन द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जब संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष तक भारत में रह चुका हो, कम से कम, ठीक है। पहले यह अवधि 5 वर्ष थी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 ईस्वी में जम्मू व कश्मीर व असम सहित भारत के सभी राज्यों पर यह लागू होगा, लिखा हुआ है। अब भारत देखिए 5 तरह से तो नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अब नागरिकता छीना कैसे जाएगा, तो वो 3 तरह से हैं, 3 कंडीशन से अगर आप ये करते हैं तो आपका नागरिकता छीन लिया जाएगा। कौन कौन से हैं? भारतीय नागरिकता का अंत कैसे होगा? नागरिकता का परित्याग, यानी हम खुद से त्याग कर दिए, ठीक है, खुद से छोड़ दिए कि हम भाई नागरिकता नहीं रखना चाहते, भारत का नागरिक नहीं बनना चाहते। दूसरा, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर, अब हम मन किया कि हम चलिए कनाडा का नागरिकता ले लेते हैं, जैसे अक्षय कुमार, ठीक है, अक्षय कुमार के पास किसका है, कनाडा का नागरिकता है, सिटीजनशिप है, तो वहाँ का आप नागरिकता ले लिए तो यहाँ का स्वयं ही ख़त्म हो जाएगा आपका, ठीक है, ऑटोमेटिकली वो आपका है कि आप किसी अन्य देश में अगर नागरिकता ले लेते हैं तो यहाँ का अपने आप आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। एक हो गया छोड़ दिए, एक हो गया दूसरे जगह का ले लिए, तो वो 2 नागरिकता नहीं चलेगा कि यहाँ का भी है वहाँ का भी, आप वहाँ का लिए यहाँ का छूट जाएगा अपने आप। और तीसरा, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर, सरकार भी बहुत सारे कंडीशंस पे आपका, टर्म्स कंडीशंस पे आपका छीन सकती है नागरिकता, ठीक है, जैसे देशद्रोही, बहुत सारे चीज़ पे होने पे, ठीक है। तो इस तरह से आपका डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो आप लक्ष्मीकांत प्रेफर कर सकते हैं, बट रूसन के अकॉर्डिंग इतना आपको पॉइंट याद रखना होगा, ठीक है। चलिए, हम लोग का नागरिकता टॉपिक खत्म हो गया। अब शुरू होगा 10 नंबर टॉपिक, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को आज थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसका कल डिटेल में देखेंगे। इससे कहाँ से लिया गया? यूएसए के संविधान से लिया गया है। हम बताए थे अ से अधिकार, अ से अमेरिका, ऐसे याद रखेंगे ट्रिक से, ठीक है। और मौलिक अधिकार किसमें है? भाग 3 में। 3 ऐसे लिखा जाता है, अ ऐसे लिखा जाता है, 3 ऐसे लिखा जाता है, अ ऐसे लिखा जाता है, तो इससे ध्यान रखेंगे कि ये भाग 3 में है। और इसका आर्टिकल कितना है? 12 से 35। नागरिकता के बाद क्या हम बताए थे कि पहले तो देश बन गया, फिर नागरिकता दे रही है उसको, सिटीजनशिप दे रही है, फिर उसके बाद क्या देंगे उसको? अधिकार देंगे। तो भाग 3 में अधिकार है 12 से 35। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र, मैगन कार्टा कहा जाता है। इस मूल अधिकारों को जन्मदाता भी कहा जाता है, ठीक है। मैगन कार्टा एक फ्रांसीसी शब्द है। कैसा शब्द है ये? फ्रांसीसी शब्द है। देखिए, ये लिया गया भरे यूएसए से, मौलिक अधिकार लिया गया यूएसए से, और मैगन कार्टा इसको कहा गया है मूल अधिकार को। लेकिन मैगन कार्टा कैसा शब्द है? तो ये फ्रांसीसी शब्द है, और पहला बार प्रयोग इसका कहाँ हुआ है? तो इंग्लैंड में हुआ है, ठीक है। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो आर्टिकल 352 है, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल जो आर्टिकल 352 है, उसके अंतर्गत क्या होता है कि जीवन एवं व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसके अलावा छोड़कर सभी को मौलिक अधिकार को हटा दिया जाता है, ठीक है। यह असीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य होते हैं। यह असीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य होते हैं, ठीक है। वाद योग्य मतलब क्या होता है कि आपका अगर अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। राज्य उन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है। देखिए, प्रतिबंध, अब देखिए
अधिकार तो दे रहा है, लेकिन राज्य अपने अकॉर्डिंग उस पर प्रतिबंध कुछ केस लगा सकता है। ये जो आपको क्या बोलते हैं प्रतिबंध का, आप पे जैसे कुछ होता है ना, रोक आप पे लगा सकता है कि नहीं इतना ही लिमिट है आपका, ठीक है। प्रतिबंध का कारण उचित है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगी, तो अदालत करेगी, कोर्ट करेगी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। मौलिक अधिकारों को सुरक्षा के लिए व्यक्ति उच्च न्यायालय जो कि आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग और उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग आर्टिकल 32 के तहत जा सकता है। पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय भी जा सकता है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम सीधे सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे तो आप जा सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 32। यह आवश्यक नहीं है कि केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ ही वहाँ अपील को लेकर जाया जा सके। मूल संविधान में 60 मौलिक अधिकार थे, ठीक है। जब देखिए मौलिक अधिकार जब ये आपका इसका ये हुआ बना तब कितना 60 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44 में संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति का अधिकार, ठीक है, संपत्ति का अधिकार को क्या किया गया, आर्टिकल 31 में जिसमें जो था और आर्टिकल 19 का 1 का F में था को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के भाग 12, ठीक है, 12 में आपका क्या वित्तीय है, याद रखिएगा, फाइनेंशियल है आपका, तो उस 12 ये भाग 12 में आर्टिकल 300 का क में कर दिया गया, ठीक है। पहले 31 था आर्टिकल, उसके बाद आप उसको कहाँ भेज दिया गया, सीधे 300 का क में, ठीक है, भाग 3 से भाग 12 में शिफ्ट कर दिया गया और क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार कर दिया गया, क्योंकि ये मौलिक अधिकार नहीं हो सकता संपत्ति का अधिकार, ये क्या आपका कानूनी अधिकार है, ये माना गया। किसमें, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। 1931 में ईस्वी में कराची अधिवेशन, जिसमें अध्यक्ष थे कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ने कांग्रेस में घोषणा पत्र में मूल अधिकार की मांग की थी, ठीक है। तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में मूल अधिकार की मांग कौन की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1931 कराची अधिवेशन। मूल अधिकार को प्रारूप सबसे पहले किसने बनाया था, जवाहरलाल नेहरू ने, JL नेहरू ने। मौलिक अधिकार आप देख लेते कितने हैं, तो ये अब आपका 6 ही बचे हैं, ठीक है। पहला आपका समता या समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 to 18 में है। सेकंड है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 22। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23-24, ठीक है। फिर है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28। फिर है आपका 5वां मूल अधिकार कौन सा, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, 19, आर्टिकल 29 और 30। और लास्ट है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32, ठीक है। आज यहीं तक हम लोग देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मौलिक अधिकार को डिटेल से देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।